We are about to start with 12th physics chapter number 11 पेज नंबर 257। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो टेबल है उसके नीचे 11.5 क्या है, 11.5 लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये वाला हम लोग समझने जा रहे हैं। टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। 11.5 बहुत छोटा सा एक मतलब पैराग्राफ है और उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा 11.5.1। ठीक है, इंशाल्लाह 11.5.2 भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी 11.5 को समझने के लिए उसका बेसिक जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किए थे वो यहाँ से स्टार्ट होता है। याद रखो ये जो है ये मैंने यानी कि वो जो ऑर्बिटल वाला जो हम लोगों ने किए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसा हम लोग ऑर्बिटल में अरेंज करते हैं वो हम लोगों ने देखे थे, इसके पहले से पहले वाले लेक्चर में देखे थे, बराबर है। अब ये क्यों देखे थे, हम लोगों को ये जानना था कि भाई अगर दो मैग्नेट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दो मैग्नेट के बीच में कोई भी मटेरियल अगर हम लोग रखते हैं, कोई भी मटेरियल, ठीक है, तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो अट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं लोखंड रखूँ तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा और वो चिपक जाएगा, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक रखता हूँ या मैं लकड़ी रखता हूँ या कोई दूसरा मटेरियल रखता हूँ जैसे कि कांच रखता हूँ तो वो चिपकेगा नहीं। तो क्यों नहीं चिपकेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ समझे थे। तो उससे ये समझ में आया था कि ऐसे मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो जिसके अंदर आपको पैड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पैड इलेक्ट्रॉन, देखो पूरे पैड इलेक्ट्रॉन्स बन रहे क्या, नहीं पूरे पैड इलेक्ट्रॉन से कहीं पर भी मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसे। और एक दूसरा क्या है, हीलियम, इसके अंदर भी पूरे पैड इलेक्ट्रॉन से। तो जहाँ जहाँ पैड इलेक्ट्रॉन से उन लोग जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, उन लोग मैग्नेट से नहीं चिपकेंगे, हम लोग ने ये समझे थे। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये वाले मटेरियल यानी ऐसे एटम से बनने वाले मटेरियल जो है वो मैग्नेट से चिपकेंगे, ये अपन ने समझे थे, बराबर है। बस इतना बोल के फिर वो चैप्टर मेरा मतलब वो लेक्चर ख़त्म हुआ था। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि एक रहने से मतलब एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड रहने से ऐसी क्या बात हो जाती जो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और सारे पेयर्ड रहने से ऐसी क्या बात हो जाती जो मैग्नेट से ये अट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ समझ में आया, इसकी डिटेल देखेंगे। समझ में आ गया, अच्छा अब इन लोगों को नाम दे देते हैं। देखिए जहाँ पर सारे पेयर्ड है, सारे पेयर्ड है, इसको बोलते हैं डायमैग्नेट, क्या ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, क्या बोलते हैं इसको, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये आपकी बुक में पहले पैराग्राफ में 11.5 में दिया है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एकदम सिंपल। डायमैग्नेटिक सारे पैड, पैरामैग्नेटिक कम से कम एक अनपैड, फेरोमैग्नेटिक एक से ज़्यादा अनपैड। बोलो समझ में आया। तो याद रखो फेरो वाला लास्ट है ना, ठीक है, फेरो वाला लास्ट है, ठीक है, बराबर है। समझ में आया तुम लोगों को। सारे पैड तो क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक, नहीं चिपकेंगे। चिपकेगा अगर एक भी रहा तो चिपकेगा, उसको बोलेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसकी अटैचमेंट या उसका बोलते हैं ना चिपकने का वो स्लो रहेगा, मतलब इतना स्ट्रांगली नहीं चिपकेगा। और एक से ज़्यादा अगर फ्री रहा तो फेरोमैग्नेटिक, इसीलिए ये बनाना ज़रूरी था। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग देखेंगे कि भाई इसका चिपकने का क्यों नहीं है भाई, इसको मतलब समझ में आया, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है या एटॉमिक लेवल पे इसका क्या मकसद मतलब होता है रीज़न, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 11.5 के लास्ट के 3-4 लाइन में कुछ लिखा है, पहला वो मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। बोल रहा है कि मैग्नेटिक
susceptibility for diamagnetic material is negative एंड फॉर पैरामैग्नेटिक पॉजिटिव बट स्मॉल, फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव बट लार्ज। ये एकदम सिंपल है, ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है ये मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था, जिसको हम लोगों ने खाए से दिए थे, खाए, और मैं बोल रहा था ये एक्स जैसा दिखता है कुछ, और इसका फॉर्मूला हम लोग ने लिखे थे इज इक्वल टू m अपॉन h, where h is intensity, magnetic intensity, और m is क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है जैसे कि जिंक, जैसे कि हीलियम, इसमें सब पैड है। ये पैड है तो ये क्या हो जाएंगे, ये अटैच नहीं होंगे मैग्नेट से, मतलब कि दे आर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तुम लोग को समझ में आया डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, ग्लास है, समझ में आया? ये सब क्या होगा? हाँ, डायमैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेट को टच मतलब अटैच नहीं होंगे, समझ में आया? तो याद रखो उन लोगों के अंदर इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन है ही नहीं। अगर मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनकी जीरो है, एकदम सिंपल। इसके अंदर है मतलब कैसा, कैल्शियम क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर है मैग्नेटिक से चिपकेगा, लेकिन वेरी लूजली चिपकेगा, वेरी लूजली चिपकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन से बना हुआ ये क्लोरीन एक एटम है, ऐसे हजारों करोड़ों एटम मिलकर एक छोटा सा कोई चीज़ बनेगी, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट बन गया। वो ऑब्जेक्ट जो प्योरली क्लोरीन से बना है तो उसके अंदर हर एक क्लोरीन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके अंदर अटैचमेंट रहेगा मगर बहुत स्लो, यानी कि बहुत हल्का सा अटैचमेंट है, आसानी से निकल भी जाएगा मैग्नेट से चिपक कर। समझ में आ गया? देखो मैग्नेट को कोई चीज़ चिपकती है तो ऐसे हिलती रहती है, तो यानी इसका मतलब उसका अटैचमेंट पक्का नहीं है। समझ में आया? तो याद रखो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक देखो क्या बोला गया है, एंड पैरामैग्नेटिक जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या, उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा मगर ये इक्वेशन होगा, लेकिन बहुत कम। तो देखो उसने क्या बोला है, बट स्मॉल। और फेरोमैग्नेटिक जितना ज़्यादा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, तो वो क्या रहेगा, लार्ज है, पॉजिटिव है एंड लार्ज है। इतना समझ गया। 11.5 का पैराग्राफ ख़त्म। अभी शुरू करते 11.5.1 का हम लोग समझते हैं। और ये देखो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का जो है इन लोगों ने ये दिया है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की रेंज दिया है 0 से, ये जो भी है इसने डायमैग्नेटिक के लिए दोनों भी माइनस दिया है, मतलब कि ये नेगेटिव है, और पैरामैग्नेटिक के लिए 0 से मतलब है पॉजिटिव। देखो 0 को नेगेटिव नहीं मानते, इतना तो है, ठीक है, वहाँ से लेकर तो 10⁻3। और ये फेरोमैग्नेटिक, इसका ये नंबर कैसा है ये सब अपने को बताया नहीं है। इतना समझ गया। अब हम लोग शुरू करें 11.5.1। ये जो टेबल दिया है ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो उसके रेंज आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। ये एक न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है। सपोज करो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेल एक ही है, और सपोज करो इन लोग का घूमने का ऐसा है। ये जो ऑर्बिट होता है इसके अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल। ये अगर ये डायरेक्शन में घूम रहा है, 1 वाला इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो 2 वाला, ये ऐसा आया ना, तो 2 वाला इस डायरेक्शन में घूमेगा। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का जो रोटेशन है एक दूसरे को अपोजिट है। वो एक दूसरे से इसलिए नहीं टकरा रहे क्योंकि उन लोग अपने अपने सब शेल में घूम रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे से नहीं टकरा रहे। कुछ समझ में आया? एक ऑर्बिट में 2 और इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों के घूमने का जो डायरेक्शन है एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। बस इतना समझ गया। अब ध्यान से सुनो। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनके रिवॉल्यूशन के वजह से करंट जनरेट होता है, और ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इन देयर। हाँ, तो याद रखो ये जो है ये बनेगा क्या, करंट। करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट रहेगा, इतना मालूम है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्या रहेगा, ये क्लॉकवाइज करंट रहेगा, क्लॉकवाइज। इसके अंदर करंट कैसा रहेगा, इसके अंदर रहेगा कैसा रहेगा रे, ऐसा रहेगा, बराबर है ना। इसमें क्या रहेगा, करंट जो रहेगा वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया। अब हम लोगों ने याद है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो जो डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है।
अब करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट को अब हम लोग को देखना है कि जब करंट देखो, हाँ ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना, रिवॉल्व हुआ तो क्या बना, करंट बना। तो क्या बना, करंट बना। और करंट बनेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। समझ में आ गया। तो हमने देखे कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में ये करंट बनेगा। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगी, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलेगा, 10th में जो पढ़े थे उसका बिल्कुल उल्टा है। हम लोगों को राइट हैंड की जो उंगलियां हैं, ये जो कर्लिंग उंगली मतलब कर्लिंग फिंगर जो है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में नहीं, इसके डायरेक्शन में नहीं, करंट के डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने क्या बोला हो कि इसके वजह से करंट बनता है, करंट के वजह से ये बनता है, तो करंट के हिसाब से अपने को जाना है। तो देखो इसकी रोलिंग फिगर ऐसी है, अगर ऐसी है तो ये कैसा बन रहा है, नीचे। तो देखो ये नीचे की तरफ ये बनेगा। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो समझा? अरे तुम लोग को समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब इसका करंट कैसा है, इसका करंट ऐसा है, उस हिसाब से देखो इसका अपवर्ड है, बाहर आया मतलब ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस गोल को ऐसा करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा ना, तो ये कैसा रहेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर दो मैग्नेट के बीच में लाएंगे वो अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों अट्रैक्ट नहीं होता, तो खाली इतना जाने थे एटॉमिक लेवल पे कि उनके जो है पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऐसा पैड इलेक्ट्रॉन्स। मगर ये पैड इलेक्ट्रॉन से होता क्या है, जो ये मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा उसमें, तो उसके पीछे का रीज़न अब आ गया। देखो ये भी मैग्नेटाइजेशन है, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए दे कैंसल आउट ईच अदर, इसलिए मैग्नेटाइज नहीं होता। अब समझ में आ गया। तो ये मेन रीजन है। नहीं समझा? अबे नहीं समझा? मेरे को तो लगा कि एकदम इजीली समझ गए होंगे। समझ गया ना? हर एक इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, हर एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई पैरिंग है। जो पैरिंग वाला है वो पहले वाले के यानी कि क्या बोलते हैं इसको, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर रहा है। यानी ऐसा समझ लो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ये न्यूट्रल हो गया। तो वैसा ही पैरिंग वाले में मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता ही नहीं है। मगर एक भी अनपेयर्ड रहा, बुक उठा लो, एक भी अनपेयर्ड रहा तो उसका मैग्नेटाइजेशन बचेगा। लेकिन एक ही है तो उसका पावर कम रहेगा, जितना ज़्यादा है उसका पावर उतना ज़्यादा। अरे समझा कि नहीं? तो यहाँ पर कैंसिल आउट है, इसीलिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लिख दूँ क्या? नेट मैग्नेटिक डायपोल, देखो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ होता है, इसके लिए डायपोल भी बोलते हैं। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मूवमेंट नहीं है, मोमेंट है। मोमेंट इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। किसके लिए? फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि बन ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। खत्म हो गई बात। बोलो समझा? ये था इसके बारे में। एक और रीज़न है वो अभी अपन देखेंगे। इतना समझा आप लोगों को? ठीक है। अब मैं इसको डिक्टेट कर दूं? हाँ, उससे पहले दूसरा रीज़न भी देख लेते हैं। ठीक है, ये समझाना इजी था। आई होप इजी था। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, उसके वजह से करंट बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेट बनेगा, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा उस एटम के अंदर। हाँ, और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय राइट हैंड थंब रूल। बस ये चीज़ें याद रखो। क्या हो जाता है, याद रखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में वगैरह में आ सकता है, याद रखो। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि दोनों भी कैंसल आउट हो जाते हैं, एक इससे एक इससे। समझ में आ गया? खत्म हो गई बात। ये इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को काट डाला, हो गया। अब ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट लोगों को चैन नहीं वो बोले यार वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ यानी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि सपोज करो कि मैं इन लोगों को अगर
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं रख देता हूँ, ये इसका पर्सनल प्रॉब्लम है कि इसके पास वो है क्या, पैड इलेक्ट्रॉन है, ये अपना अपना बता रहा है। लेकिन अगर मैं उसको मैग्नेट के पास रखता हूँ तो ऐसी क्या वजह है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसके अंदर से नहीं जा पाती है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो स्ट्रेट जाती है। और अगर मैं ऐसे जाने वाली चीज़ के बीच में रख दूँ तो देखते हैं कि उसके अंदर से पास होती है क्या नहीं। अगर होती है तो नहीं होगी क्योंकि वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रही है तो क्या रीज़न है कि इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर आने नहीं दे रहा? अब समझ में आया? तो इन लोगों ने ये भी रीज़न ढूंढे। तुम लोगों को पता चल रहा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ। अरे पता चल रहा है कि नहीं? देखो ये हो जाता है क्या, ठीक है। तो ये एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक रखा है नॉर्थ, यहाँ रखा है साउथ, और बीच में ये, क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि लकड़ी अट्रैक्ट नहीं होती, मैंने इसको बीच में रख दिया, बराबर है, ठीक है। ये अगर एक को निकाल के देखेंगे तो वेरियस यानी वो एटम से बनी है जो डायमैग्नेटिक है। समझ में आ गया ना? अभी तो तुम लोग को थोड़ा समझ रहा है। इसको बीच में रख दिए और इन लोग ने एग्जामिन किए। अब ऐसा डायरेक्टली ऊपर ऊपर से नहीं समझेगा, लेकिन उन लोगों ने कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन किए कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जो नॉर्थ से साउथ जाने वाली लाइन को ये अंदर नहीं आने दे रहा है, ऐसी क्या खासियत है? अब समझ में आ गया, तो उसको पहला समझेंगे। स्टार्ट। चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने लेंस लॉ पढ़े थे। लेंस लॉ ने क्या बोला है, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ, बुक में लिखा है, ठीक है। लेंस लॉ ने क्या बोला है, कोई भी रोटेटिंग जो क्या बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन है, रोटेटिंग या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको हम लोग मैग्नेटिक या मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो चाहे पैरामैग्नेट हो या डायमैग्नेट हो या फेरोमैग्नेट हो, कोई भी मटेरियल को, ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मतलब फील्ड के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। अगर रखते हैं तो याद रखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दिस मटेरियल विल इंड्यूस करंट इन इट। समझा तुम लोगों को? इसके अंदर करंट आएगा। अब आप बोले ऐसा कैसा, जबान लगा के देखेंगे, ऐसा नहीं, वेरी स्लाइटली आता है लेकिन करंट आएगा। कुछ समझा? दो चीज़ें बोला, एक ये बोला है और एक ये बोला है, अ कंडक्टर विच इज़ कैरिंग अ करंट। अ कंडक्टर जिसके अंदर से करंट जा रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो अपने वो 10th में पढ़े थे कि उसके ऊपर फोर्स पड़ता है, न्यूटन बोल रहा हूँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाए थे, मोटर के लिए, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल लगाए थे, वो अलग है, फोर्स पड़ता है वो जाने दो। लेकिन वो क्या बोल रहा है, कौन? लेंस लॉ बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर जिसके अंदर से करंट जा रहा है, अगर उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में रखते हैं तो इसके अंदर एक अलग सा करंट, यानी खुद का एक करंट प्रोड्यूस होगा, खुद का, जो बैटरी से आ रहा वो नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट का खुद का एक करंट प्रोड्यूस होगा। फिलहाल हम लोग करंट से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, तो हम लोग पहली वाली बात कर रहे हैं। तो लोगों को समझो, अगर ये एटम से बना है, अगर एटम से बना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये घूम रहे, ऐसे घूमते हुए एटम्स वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में रखते हो, इसके अंदर हल्का सा ही सही लेकिन क्या बनेगा, खुद का इंड्यूस करंट। इंड्यूस मतलब क्या, जो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट जनरेट होगा। समझ में आ गया? इंड्यूस करंट किसके अंदर जनरेट होगा? इसके अंदर, मैग्नेट में नहीं, इसके अंदर। बोलो समझा? समझा? ठीक है, इसके अंदर जनरेट होगा। तो आपकी बुक में ये जो वर्टिकल लाइन है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये बताया बी, और ये वेक्टर उसके ऊपर, उसका डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, इसलिए उसका एरो भी बताया। कुछ समझा तुम लोगों को? ऐसा बोला जा रहा है कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है। डेफिनेटली ये चिपकेगा नहीं, ना ही तो कुछ मतलब मैग्नेटाइजेशन जैसा कुछ होगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन लेंस लॉ के मुताबिक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। एटॉमिक लेवल पे देखेंगे तो ऐसा बोला जा रहा है कि मान लो कि ये उसके जो एटम्स है उसके बीच में जो है ये जो है ना ये लाइन ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो है ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। समझ में आया? ये ऐसी जाएंगी,
बोले इतना समझा? ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में जब इसको रखेंगे तो क्या होगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा उस मटेरियल में, और इंड्यूस करंट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रॉन एंड विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन टू एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझा? जैसा मैं मिसाल के तौर पे, एक मिनट जो मेरे इसमें डायग्राम में कहाँ है, इंड्यूस यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देखो मिसाल के तौर पे ये है इंड्यूस करंट इसके लिए, और ये है इंड्यूस करंट इसके लिए। देखो होने आ गया, बस थोड़ा सा बाकी है, ध्यान से सुनो। ये करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, ये करंट इसलिए स्मॉल आई, ये करंट, यहाँ ध्यान दो, ये करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये करंट इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के वजह से, ठीक है। और वो दोनों के देखो, अभी ये इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन है, बराबर है ना। तो किसी एक के लिए वो सेम डायरेक्शन रहेगा, इस करंट के लिए वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, और इस करंट के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। कुछ समझा? एक ऑर्बिट के लिए ये इंड्यूस करंट, ठीक है, विल बी सेम इन सेम डायरेक्शन फॉर एनी वन इलेक्ट्रॉन मतलब एनी वन करंट। इस करंट के लिए तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं मैं बोल पा रहा हूँ? तुम लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका जो करंट रहेगा एक ऑर्बिट के लिए सेम रहेगा, ऐसा ही घूमेगा, वो ऐसा ही घूमेगा। उस लिहाज से देखा जाए तो इस करंट के साथ ये घूम रहा है सेम डायरेक्शन में, और इसके लिए अपोजिट घूम रहा है। बस ये बोलने का था। समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, अगर ये बात है तो याद रखो। देखो अभी एक बात बताओ, स्कूल छुट्टी, ठीक है, स्कूल छुट्टी, सीढ़ी है, ठीक है, एक साइड से इधर से एक रो जा रही है, इधर से एक रो जा रही है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अचानक से कोई पेरेंट चढ़कर आ गया सामने से, तुम बताओ किसकी स्पीड कंटिन्यू रहेगी, किसकी स्पीड लेस हो जाएगी? जब अपोजिट से कोई आएगा तो इसकी स्पीड कम होगी क्या नहीं? कम होगी क्या नहीं? और अगर ज़्यादा आएंगे तो शायद रुक भी जाए, मगर इनके बीच में कोई रुकावट नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो? यहाँ पर जो है, याद रखो, करंट जो है ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट विल इंक्रीज। करंट विल व्हाट? इंक्रीज। क्यों करंट इंक्रीज? क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है, कोई किसको रोक रहा ही नहीं है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। मगर यहाँ पर ये करंट आया, ये करंट आया, दोनों एक दूसरे से टकराए, तो यहाँ पर क्या हो गया, करंट विल डिक्रीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट विल डिक्रीज। करंट विल व्हाट? डिक्रीज, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो इसके अंदर करंट डिक्रीज हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट विल इंक्रीज। समझ में आ गया? अब अगर आप गौर करेंगे, ये तो जीरो हो गया, इसको छोड़ दो, अब बची क्या, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाली एक ही चीज़ बची, जो ये है, जो जिंदा है। जिंदा मतलब क्या, ये जीरो नहीं हुई। अगर गौर करेंगे तो ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, मतलब क्या बोला जा रहा है, बस ये फाइनल है, ये फाइनल है, बस हो गया। ध्यान से सुनो, जब कभी भी कोई भी मटेरियल जो डायमैग्नेटिक से बना है, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है उसके अपोजिट में इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है, जिस वजह से ये इसको अपोज करता है और अंदर आने नहीं देता। बोलो समझा? तुम लोगों को समझ में आ गया? देखो ऐसा अपन करके देखे, तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा? बीच में लेंस लॉ जबरदस्ती का डाला गया है, लेकिन वो समझो। तुम लोगों को समझा? ठीक है, इतना समझा? फट 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 रिकैप। देखो धनाधर क्या करें हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने देखे कि भाई एटॉमिक लेवल पे देखे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल में कैसा फिट हो रहे हैं। उससे पता चला कि कुछ में हम लोग और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि पैड इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ में अनपैड इलेक्ट्रॉन्स है, जो पैड इलेक्ट्रॉन्स है उसको डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। फिलहाल उसको ही पकड़ के चलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे, दोनों का रोटेशन एक दूसरे के अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया? अब ये रूल है, यानी कि
साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट बनेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट बना। इस इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसका है रोटेशन का, तो इस डायरेक्शन में उसका करंट बनेगा। इतना समझ गया? ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, अगर आपको देखो इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या बनता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और करंट की वजह से क्या बनता है, नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है। तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जानना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ क्या था वो, क्या था, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, जिसमें करंट के डायरेक्शन में आपको कर्ल फिंगर लेकर जाना है और ये अंगूठा जो रहेगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बताएगा। समझ में आया ना, ये ऐसा रहेगा, समझ में आया? तो ये नीचे आ गया, इसके लिए डेफिनेटली ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग था। इतना समझा? इस वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स दोनों भी अपने अंदर के मैग्नेटाइजेशन को मार देते हैं, इसलिए वो मैग्नेटाइज नहीं होते। इतना समझा? लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोले भाई ये तो इसका पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको मैग्नेट के बीच में रखूं तो ऐसी क्या बात है जो वो मैग्नेटिक लाइन को अपने अंदर घुसने नहीं देता। उसको जानने के लिए लोग ने क्या करे, ऐसा बीच में रखे और एक एक्सपेरिमेंट जो भी किए होंगे, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने एक लॉ लगाया। वो लॉ क्या था, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ बोलता है कि कोई भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर है उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक अलग सा इंड्यूस करंट पैदा होता है। समझ में आया? और ये इंड्यूस करंट किसी एक इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होगा और किसी एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उस लिहाज से किसी एक करंट के साथ हो सकता है, किसी एक करंट के अपोजिट हो सकता है। कौन सा, इंड्यूस करंट। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये करंट है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? अगर देखा जाए तो ये करंट का डायरेक्शन नॉर्मल करंट के डायरेक्शन के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइन रुकेगी नहीं, फटाफट लोग चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट विल इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे से टकरा रहे, ये डिक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, समझ लो जीरो हो गया। तो यानी ये हिस्सा तो कट गया। अब इस मैग्नेटाइजेशन या इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ कौन बचा है, सिर्फ ये बचा है। तो अगर गौर करेंगे तो ऐसे डायरेक्शन को ये डायरेक्शन ने काट दिया, इसीलिए अब समझ में आ गया कि मैग्नेट को, ये देखो ना, इसका समझ गए ना, ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है, तो एक दूसरे से मिलने पा रहे। अरे समझ लो, ये समझ गया, यहाँ पर खत्म हुआ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, जल्दी से मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो फटाफट। कंसिडर, पहला टाइटल दो, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है। स्टार्ट। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, वाह यार वाह, सो नाइस। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन of diamagnetic material. Consider an electron of diamagnetic material. अभी DMM लिख दो, हाँ, DMM शॉर्टकट में लिखना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो बार बार वो टाइम लगेगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट around its nucleus, revolving in an orbit around its nucleus, and it is around its nucleus. ठीक है, लेंस लॉ के लिए काम आएगा। एंड इट इज equivalent to current carrying loop। ये वर्ड जानबूझ के डाला गया है क्योंकि वो लेंस लॉ के लिए काम में आएगा। एंड इट इज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप, LOOP, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, if this material is placed in an external magnetic field, if this material is placed in an external magnetic field, comma, then
then according to देखो लेंस LENZ then according to Lenz law, आपकी बुक में ये नाम दिया है, according to Lenz law the current induces in an orbit, the current is induces in an orbit but in opposite direction. Current is in क्या ये induces in an orbit but in opposite direction, full stop. Next point, out of pair of electron, इंग्लिश जरा खराब है, out of pair of electrons comma in one loop out of pair of electrons comma in one loop the direction of current is same as that of induced current and hence net current increases. Out देखो वापस से बोल रहा, out of pair of electron comma in one loop the direction of current is same as that of induced current, hence net current increases. Take मत लगाओ ना, hence net current increases, full stop. Next point, in other loop the direction of current the direction of current is opposite in other loop the direction of current is opposite to that of induced current comma hence net current reduces. Full stop. और एकदम last point, therefore the net magnetic dipole moment is opposite to that of external magnetic field. Is opposite to that of external magnetic field. And hence magnetic line of force cannot magnetize diamagnetic materials and hence क्या बोला मैंने, हाँ समझ में आ गया, बस ये हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो. अभी देखो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है, मैंने देखा था, पेज नंबर 258 लेफ्ट हैंड साइड जो डायग्राम है 11.6 उसके जस्ट ऊपर देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉपर, गोल्ड मेटल, बिस्मिथ एंड मैनी मेटल्स जैसे कि लीड, सिलिकॉन, ग्लास, फिर उसके बाद वाटर, वुड, प्लास्टिक, ETC, ये सब कुछ उसके अंदर है. अब उसके बाद जो चौथी लाइन है ना, वहां से लिख दो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल. जो चौथी लाइन है ना, पेज नंबर 258 पर लेफ्ट हैंड साइड पहले पैराग्राफ में जो चौथी लाइन है जो शुरू हो रही है ऐसी,
डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स। यहां से शुरू करो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर पूछा गया आपको यहां से लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। फिर समझ में आया? अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ पढ़ कर देख लेते हैं, ठीक है। टोटल 4 प्रॉपर्टीज है, फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स खत्म हो जाएगा। वो 4 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल, इन सम इट इज वीकर देन अदर प्रॉपर्टीज सच एज पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? देखो एकदम सिंपल है, अगर आप इसका मतलब समझे आप, ठीक है। ये सपोज करो ये डायमैग्नेट, सपोज करो क्या ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स। ध्यान से सुनो, चाहे डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, सब में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ समझ में आया? इस तरीके से बोला है। लेकिन किस किस के पास एक रहने से, मतलब एक रहने से इसके अंदर वो मैग्नेटिक मटेरियल उसको नलीफाई कर देती है। समझ में आया? डायमैग्नेटिक मटेरियल इस एक के वजह से थोड़ी कम नलीफाई हो गई, इसलिए वो थोड़ा सा स्लोली अट्रैक्ट हो रहा है, इससे और थोड़ी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा रहेगा समझ में आया ना? सिंगल पैड क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तुम लोग को समझ में आ गया मैं बोलने का क्या मतलब है? समझा? चाहे देखो ये तो डायमैग्नेटिक है तो कंफर्म है, लेकिन ये बोल रहा है कि चाहे पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक हो, सब के अंदर पैर तो है। अरे है क्या नहीं? इसका मतलब सबके अंदर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से उन लोगों के अंदर ये प्रॉपर्टी नलीफाई हो जाती है या ऐसे ऐसे कम हो जाती है। जैसे जैसा ये बढ़ते जाएगा और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। समझ में आया? ये पहली प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? क्लियर? अरे क्लियर है क्या नहीं? बोलते नहीं तुम लोग। दूसरा जो है डायग्राम के नीचे दिया हुआ है, देखो। व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द मटेरियल रिपेल्स। वो मालूम पड़ गया जो अभी अपन ने बनाए थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, ये वाला, ठीक है। जो है ये रिपेल करता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये रिपेल्स, कहाँ छूट गए मेरे से लाइन, रिपेल्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तुम लोगों को समझ में आ गया? तो वो उसको रिपेल करता है, जिस वजह से वो अंदर नहीं एंट्री कर पाता है। सिमिलरली व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? ऐसा मैग्नेट लाएंगे जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है हर जगह पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पावर जो है वो फ्लक्चुएट होगा। और वो पता नहीं कैसा मटेरियल होता है, लेकिन समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। कुछ समझा? देखो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये है क्या? एक बार मैग्नेट। ये है क्या? एक बार मैग्नेट। ये नॉर्थ, ये साउथ, सपोज करो ये बार मैग्नेट है। और देखो अभी इसके पास जो है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ नॉर्थ टू साउथ जा रही है ना, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसके पास। अरे है क्या नहीं है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक हद है ये बढ़ रही है। मैग्नेटिक पावर यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा, कि यहाँ पर ज़्यादा, कि यहाँ पर ज़्यादा है? तुमको समझ रहा? तुम लोग को समझ रहा है? मैग्नेटिक, देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक पावर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। अब वो लाइन को देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने इस मैग्नेट को, मतलब क्या, डायमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रखा, अब मैंने तो नहीं देखा रिपेल होते हुए, लेकिन इससे बोल रहा है कि अगर इसको यहाँ रखेंगे तो होगा ये कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल विल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने रिपेल होते हुए नहीं देखा, लेकिन ऐसा बोल रहा है। देखो वो लाइन को पढ़ते हैं हम लोग वापस से। देखो जैसे कि वो बोल रहा है, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर
टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। कुछ समझा? अगर हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जो भी एरिया है वहाँ से लेस मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ, यानी लेस मैग्नेटिक एरिया की तरफ चला जाएगा। तो लोगों को समझा कि नहीं, यानी रिपेल जैसी बात हो गई। तीसरा, इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज फील्ड इन अ यू ट्यूब, यू ट्यूब यानी यू शेप के ट्यूब, ठीक है। देखो जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, समझ में आ गया? बीच में टूट गया, समझ में आ गया? ये ऐसा है, इसके अंदर हम लोगों ने एक लिक्विड डाल दिए। ये लिक्विड जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। समझ में आया? डायमैग्नेटिक मटेरियल का ये लिक्विड बना हुआ है। और अब बोला जा रहा है कि इसके आसपास हम लोगों ने एक मैग्नेट रख दिए। हम लोगों ने क्या किए, मैग्नेट रख दिए। तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो, क्या हो जाएगा, इसका एरिया यहाँ पर आ जाएगा। मतलब समझे, इन लोग इससे दूर भागेंगे। वही बात हो गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग इसको अपोज कर रहे हैं, इन लोग का डायरेक्शन उसके अगेंस्ट जा रहा है। तुम लोग को समझा कि नहीं समझा? समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ये समझा ना, ये दोनों की दुश्मनी है, ऐसा समझो, डायमैग्नेटिक। समझा आप लोगों को ये? ठीक है, तो देखो वापस से पढ़ता हूँ तीसरा वाला। इन डायमैग्नेटिक लिक्विड, if a diamagnetic liquid filled in U tube and one arm मतलब समझा, कोई एक उसका जो हाथ है, ठीक है, of U tube is placed in an external magnetic field, the liquid is pushed in the arm which is outside the field। यानी ये पानी नीचे आया, अगर नीचे आएगा तो ये पानी यहाँ पर बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो वो वैसा बोल रहा है, ठीक है। उफ, ठीक है, आउटसाइड द फील्ड। इन जनरल दिस मटेरियल्स ट्राई टू मूव टू अ प्लेस ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझा? अब ये लास्ट वाला है और ये हल्का सा कंफ्यूजिंग कर सकता है और आपको पिछला जो पढ़ाया था उसके मुताबिक है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हटा दूँ? समझ में आ रहा है ना? ईजी है टॉपिक एक्चुअली, तो समझ। अब ध्यान से सुनिए प्लीज़, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। बोले सर जब से वही तो कर रहे तुम। हाँ ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है, मैं कहता हूँ ऐसा बोला जा रहा है कि सपोज करो ये अलग कलर का रहना चाहिए, ये ग्रीन है ना तो ब्लू से बनाता हूँ। ऐसा बोला जा रहा है कि ये बार दिख रहा क्या रॉड दिखना चाहिए ना, रॉड। ऐसा बोला जा रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ एक रॉड इसमें रख दिए। अब समझा? समझा कि नहीं? कैसा? ऐसा कि इट इज़ मतलब अलोंग द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा बोला जा रहा है इट विल मूव दिस वे और इट विल अरेंज दिस वे। बोलो समझा? ये अपने आप को मूव करके इधर करेगा, वो इसलिए क्योंकि अभी तो हमने पढ़े कि ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये दूर जाएगा तो यहाँ पर इसके मुकाबले यहाँ पर लेस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए वो ऐसा मूव होगा। समझ में आया? आपके बुक में और भी कुछ रीजन दिया है, जरा वो पढ़ लेते। इफ अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड फ्रीली, फ्रीली मतलब क्या, यानी वो मूव कर सकता है ऐसा, ठीक है, फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस, अलाइंस मतलब क्या, अपने आप को अरेंज करेगा, इटसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बिकॉज देयर इज अ टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या, फोर्स अप्लाइड फॉर या रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वो हो जाता है दिस इज बिकॉज देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस मतलब क्या, वो टेम्परली वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट कर रहा है, इंड्यूस हुआ है, ठीक है। एज स्टडीड अर्लियर, अरे बाप रे वो तो पढ़े नहीं हम लोगों ने, क्या पढ़े हैं देखो, व्हेन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, it has large magnetic potential energy। कुछ नहीं समझ रहा होगा। याद है हम लोगों ने एक ज़माने में कभी तो भी जब हम लोग बहुत छोटे थे हम लोगों ने एक पढ़े थे, याद है कि नहीं,
इसके बारे में कहाँ लिखा मालूम है, इस बुक में कहाँ लिखा है, ग्राफ के यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा है, पेज नंबर 252 के ऊपर लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े थे कि एट दिस स्टेज जब वो 90 डिग्री, देखो केस थ्री देखो, केस 3 पेज नंबर 252 लेफ्ट हैंड साइड, केस 3, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, वहां पर लिखा है देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये जो मैंने रखा हूं, ये जो मैंने रखा हूं, ये आपके बुक के 252 के हिसाब से केस 2 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल केस 2। केस 2 के हिसाब से ये हाईली अनस्टेबल है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल होने के ये हाईली अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, इट विल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर जब वो आएगा तो 90 डिग्री कर देगा, उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। कुछ समझ में आया? इनिशियली जो रखे थे वो केस 2 था, और अब जो वो टर्न हो गया तो ये बन गया केस 3, और ये पेज नंबर 252 पे दिया है, पेज नंबर 252 है ना, समझ में आ गया? तो वो दिया है। तो देखो यहाँ पर वापस से पढ़ता हूँ, व्हेन नहीं, as studied earlier, when dipole is in direction opposite to the direction of magnetic field, it has a large magnetic potential energy and so it is unstable. It will try to go into the position where the magnetic potential energy is less या least, and that is when the rod is perpendicular to the direction of magnetic field. The magnetic समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि ये परपेंडिकुलर होकर जो अपने आप को स्टेबल कर देगा। इतना समझा? With this I end up with my today's lecture. ठीक है, बंद कर दो।